नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन मलिक आपका स्वागत करता हूं तेजस क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर स्पेशल प्रोग्राम। ये हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम होगा दोस्तों, ये यूजफुल होगा आपका स्टेट पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए, आपका होगा पुलिस के लिए या रेलवेज के लिए। जहां भी आपका करंट अफेयर पूछा जाता है ये इक्वल रूप से हर जगह आपके लिए फायदेमंद होगा। हमारी सीरीज का नाम है प्रतियोगिता दर्पण सीरीज। ये प्रतियोगिता दर्पण सीरीज है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे प्रतियोगिता दर्पण जून जुलाई 2020 की। जून जुलाई 2020 में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं हमारे देश में, अंतरराष्ट्रीय, हम सभी को कवर करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारा पढ़ाने का तरीका होगा वो होगा दोस्तों करंट अफेयर के साथ उसके पास्ट को या उसके साथ जितनी भी चीजें जुड़ती हैं उन चीजों को जोड़ते हुए सारी चीजें कवर अप करना। तो इस सीरीज से आपका फायदा होगा दोस्तों। करंट अफेयर के साथ साथ आप जीके तैयार करेंगे। और दोस्तों, आज किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर और जीके का कम से कम 30% योगदान होता है। जो अगर आपका 50 नंबर का है तो आप मान के चलिएगा कि 15 से 20 नंबर का आपका करंट अफेयर और उसका जो जीके है वो आता है। बाकी में आपकी जनरल स्टडीज के बाकी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम करंट अफेयर को किस प्रकार से पढ़ेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो हमारा करंट अफेयर का सेक्शन होगा उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में बांट कर पढ़ेंगे। बांटने का जो तरीका होगा वो ये होगा दोस्तों, हम इसको सेक्शन में बांटेंगे। जैसे जो सबसे पहला है वो होगा हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। एक मिनट, ये होगा दोस्तों हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। जो हमारा पहला सेक्शन होगा दोस्तों, जो हमारे देश के अंदर चला हुआ है, जो भी कुछ सुर्खियों में है उसको हम कवर करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंदर। और दूसरा दोस्तों होगा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि हमारे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में क्या चला हुआ है, हमारे देश का किसी अन्य देश के साथ क्या परस्पर संबंध अभी स्थापित हुआ है या किसी अन्य देश में कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, तो वो होगा। तीसरा दोस्तों होगा हमारा अर्थव्यवस्था से रिलेटेड एवं वाणिज्यिक। यानी कि दोस्तों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेस हुए हैं, सरकार ने क्या मॉनेटरी पॉलिसी लागू की है, उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 4 पर हम बात करेंगे दोस्तों नियुक्तियों के बारे में, नियुक्ति और त्यागपत्र। यानी कि अभी हाल फिलहाल में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि नए लोगों को किसी नई पोस्ट पे नियुक्त किया है या किसका कार्यकाल पूरा हो गया या किसी ने त्यागपत्र दिया है। इससे अगला सेक्शन होगा दोस्तों हमारा नंबर 5 पे हम बात करेंगे अवार्ड्स, और यानी कि सम्मान, कि किन लोगों को क्या अवार्ड्स मिले हैं, क्या सम्मान मिले हैं। और नंबर 6 पर बात करेंगे हम दोस्तों इंडेक्सेस, जिसको हम बोलते हैं सूचकांक। दोस्तों, किसी भी अच्छे लेवल में जाते हैं हम, कोई अच्छा पेपर हम अटेम्प्ट करते हैं तो करंट अफेयर में सबसे मोस्ट पॉपुलर कम से कम एक सवाल हमारा यहां सूचकांक से आता ही आता है। तो दोस्तों, ये है जब देश पूर्ण रूप से गतिविधियों में शामिल हो जाएगा तो दोस्तों हमारा एक पॉइंट और जुड़ जाएगा, वो है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास लगभग इन 7 सेक्शंस के तहत हम
जीएस के जो आपका करंट सेक्शन है उसको कवर करेंगे, और नंबर 8 में हम आपको उस महीने से, जिस महीने का हम करंट अफेयर करा रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण दिवस के बारे में चर्चा करेंगे जो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा दिवस आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों अब हम शुरू करने जा रहे हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो इनको साफ कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम चर्चा करेंगे अपने पहले सेक्शन राष्ट्रीय घटनाक्रम में, यानी कि जो हमारा अंक है प्रतियोगिता दर्पण जून और जुलाई, उसमें मुख्य रूप से आपका मई और अप्रैल की घटनाओं का ब्यौरा है, जो भी मई और अप्रैल में हुआ है। क्योंकि दोस्तों कोरोना की वजह से कुछ चीजें सस्पेंडेड थी, तो सारी चीजें व्यवस्थित नहीं थी, तो इसलिए ये अंक अब हम लेके आए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो दोस्तों इस राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना महामारी। दोस्तों कोविड-19, इसको कोविड-19 बोला गया है। इससे पहला सवाल है, पूछा जा सकता है कि कोविड-19 का जन्म कहां से माना जाता है? इसका माना जाता है वुहान, चीन से, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों यहीं पर इसके केसेस देखे गए थे, इसलिए इसको वुहान, चीन से इसका जन्म माना जाता है। पूरा विश्व आज चाइना के ऊपर भड़का हुआ है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले वुहान में इसके केसेस आए। इनके ऊपर आरोप है कि आपने टाइम पर लोगों को आगाह नहीं किया। तो दोस्तों कोरोना महामारी का जन्मदाता वुहान, चीन है। तो दोस्तों कोरोना महामारी जब हुई तो पूरा का पूरा विश्व लॉकडाउन हो गया। तो हमारे देश के नागरिक दूसरे विदेशों में, यानी दूसरे देशों में फंस गए। तो अब जो नागरिक हमारे विदेश में फंस गए उनको भारत में लाने के लिए 2 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। जो हमारा समुद्री इलाका है, जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारी सीमाएं लगती हैं, उनको समुद्रों के रास्ते, और जिनके हमारा समुद्री रास्ता नहीं लगता उनको हवाई रास्ते के द्वारा अपने देश में लाने का प्रबंध किया गया। अब बात करते हैं उसी के बारे में। तो दोस्तों कोरोना महामारी में भारत द्वारा विदेशों में फंसे नागरिकों के लिए अभियान, यह है भारतीय नागरिकों के लिए अभियान, ठीक है, भारतीय नागरिकों के लिए अभियान। तो पहला अभियान चलाया वंदे भारत मिशन, इसका नाम है वंदे भारत मिशन। ये किसने चलाया? एयर फ्लाइट से, एयर फ्लाइट से आएगा, यानी कि ये चलाया हमारी एयरलाइंस द्वारा, एयरलाइंस द्वारा, यानी कि इनको एयरलिफ्ट किया गया। एयरलिफ्ट के द्वारा जब नागरिकों को भारत लाया गया तो उसका नाम रखा गया वंदे भारत मिशन। और जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे समुद्री पड़ोसी देश हैं उनसे भारतीयों को यहां लाया गया तो उसका नाम रखा गया समुद्र सेतु मिशन। तो भारत ने 2 मिशन चलाए अपने नागरिकों के लिए, कौन सा? वंदे भारत मिशन और समुद्र सेतु मिशन। जो तीसरा मिशन है दोस्तों इसको पढ़ेंगे, ये चलाया विदेशी नागरिकों के लिए, यानी कि जो अगर हमारे पास सामान है, हमारे पास संसाधन है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने मित्रों की, पड़ोसियों की सहायता करें। लोकल में यही होता है। तो अब जब
विश्व के ऊपर महामारी आई तो दोस्तों भारत ने भी अपना फर्ज निभाया, और जो उसके पड़ोसी देश हैं, कहां, हिंद महासागर में, हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों की कोविड-19 में सहायता के लिए चलाया गया अभियान है, उसका नाम है मिशन सागर। यहां कंफ्यूज हो सकता है, मिशन समुद्र सेतु और मिशन सागर। मिशन सागर किसके लिए चलाया गया? हिंद महासागर के द्वीपीय राष्ट्रों के लिए चलाया गया मिशन सागर। और मिशन सागर में, मिशन सागर को जिसने परफॉर्म किया वो था नौसेना का पोत था, उसका नाम है केसरी। केसरी पोत के द्वारा, यानी कि केसरी जलयान के द्वारा इस मिशन को परफॉर्म किया गया। इस मिशन ने दोस्तों भारत ने वहां पर डॉक्टरी सुविधा, पीपी किट और सैनिटाइजर और कुछ बेसिक दवाइयां उपलब्ध कराई और अपनी टीम भेजी। तो ये था कोरोना वायरस में भारतीय सरकार के द्वारा किए गए कुछ अभियानों का विवरण। अब आगे हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 जो मुख्य बात है इस समय दोस्तों, कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग 2019-20। यानी कि दोस्तों एक मिशन चलाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों इसको प्रॉपर रूप से लोगों में जागरूक करने के लिए, सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए भारत सरकार का एक मंत्रालय है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, यह प्रतिवर्ष कचरा मुक्त शहरों को रेटिंग प्रदान करता है, उनको नंबर देता है। तो दोस्तों यहां रेटिंग प्रदान करने का मतलब है जिस शहर को जितनी ज्यादा रेटिंग देते हैं वो शहर सफाई के मामले में उतना ज्यादा अग्रसर है, वहां के लोग उतने ज्यादा विकसित हैं, वहां उतनी ज्यादा सफाई है। तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 5 स्टार, 5 स्टार शहर। यहां से आप लिंकअप करके देखो, हमने 5 स्टार होटल सुने हैं, 5 स्टार होटल हैं, उनको सुनते ही हमारे माइंड में आता है बहुत सारी सफाई, चकाचौंध। तो यहां का मतलब क्या है, यहां 5 स्टार शहरों से मतलब है वहां पर कूड़े का निदान कैसे हो रहा है, कूड़े को कैसे उठाया जा रहा है, क्या प्रबंध है, कूड़े से फ्री। तो यहां कचरा मुक्त, यानी कि ये शहर कचरा मुक्त हो गए, तो उनको दिया गया 5 स्टार रेटिंग। और देश में ऐसे कुल कितने शहर हैं? केवल 6। इतने बड़े देश में केवल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई। और वो शहर कौन से हैं? अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई। तो दोस्तों 6 शहर हैं। इनके आगे आपका नाम लिखा स्टेट का, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात के 2 शहर हैं राजकोट और सूरत, कर्नाटक का है मैसूर, मध्य प्रदेश का है इंदौर और महाराष्ट्र का है नवी मुंबई। तो दोस्तों ये 6 शहर हैं जिनको 5 स्टार रेटिंग दी गई है। अब आगे हम बात करते हैं 3 स्टार। 3 स्टार में बहुत सारे शहरों को रेटिंग दी गई है, लेकिन हमें याद करना है जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वहां एक बात है, सर्वाधिक 3 स्टार शहरों वाला राज्य, यानी कि आपका सवाल पूछा जा सकता है कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग 2019-20 में सर्वाधिक 3 स्टार रेटिंग वाला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों केवल महाराष्ट्र। कौन सा है? केवल महाराष्ट्र। हरियाणा का यहां जिक्र किया गया है दोस्तों, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो कुछ मेरे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए स्पेशल है कि हरियाणा में भी पूछा जा सकता है। हरियाणा के करनाल शहर को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। अब आगे देखो एक नोट लिखा है दोस्तों, इसको देखो, उत्तर प्रदेश, बिहार व राजस्थान का कोई शहर, यानी कि किसी भी शहर को 3 स्टार रेटिंग नहीं दी गई है। यानी कि पूरे देश में प्रत्येक राज्य में किसी ना किसी शहर को 3 स्टार रेटिंग दी गई है, लेकिन
3 स्टेट ऐसे हैं जिसमें कोई भी रेटिंग नहीं दी गई है। वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर अभी स्वच्छता के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन वो उन मापदंडों पे नहीं है कि उनको रेटिंग दी जाए। और उसी के साथ है राजस्थान। तो दोस्तों, ये 3 स्टेट आपको याद करने हैं। पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से वे कौन से शहर हैं जिनको किसी भी, वो राज्य कौन से हैं जिनके किसी भी शहर को कोई रेटिंग नहीं दी गई है, या 3 स्टार रेटिंग नहीं दी है, 5 स्टार रेटिंग नहीं दी है। तो दोस्तों, 5 स्टार भी नहीं है, 3 स्टार भी नहीं है, तो दोस्तों इनको कोई भी रेटिंग नहीं मिली है। ये है। अब जो दूसरा मुद्दा है, बात करेंगे हम इससे आगे, जो अभी सुर्खियों में है, राष्ट्रीय घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज चैनल्स में देखा होगा कि कोरोना महामारी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में एक गैस लीक हुई थी। उस गैस लीक में काफी नुकसान हुआ था, उनके ऊपर एफआईआर भी हुई है। तो दोस्तों, गैस लीक कांड क्या था? आज तक देश में 2 गैस लीक कांड हुए हैं, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो ये है दोस्तों, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के वेंकटपुर गांव में। पूरी याद करने चीजें, कुछ भी पूछ सकता है। स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसमें एक जिला है विशाखापट्टनम, और उस जिले का एक गांव है वेंकटपुर। वहां पर एक कंपनी है, उस कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर्स। ये एलजी पॉलीमर्स है, जो यहां से एक गैस लीक हुई मई में, उस गैस का नाम है स्टाइरिन गैस। दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इसको पूछा जाएगा और बहुत बार पूछा जाएगा, किसी ना किसी एग्जाम में अब ये चलता रहेगा। पहले एक गैस कांड था, अब 2 हो गए, तो किसी में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसको बात देखिए, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के वेंकटपुर गांव में एलजी पॉलीमर्स कंपनी से गैस लीक हुई, वो है स्टाइरिन गैस। तो दोस्तों, ये था स्टाइरिन गैस और वहां के लीक के मामले में। अब दोस्तों, हम इसको लिंकअप करेंगे कि इससे पहले गैस लीक का कांड कब हुआ था। वो कांड हुआ था सर 1984 में। 1984 में भोपाल में गैस कांड हुआ था। उसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। पूछा जा सकता है भोपाल गैस कांड कब हुआ? 1984 में हुआ। पूछा जा सकता है 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस कहां लीक हुई? भोपाल में हुई। और लेकिन सवाल बार बार पूछा जाता है 1984 भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। अब आपका नया सवाल क्या है? एलजी पॉलीमर से स्टाइरिन गैस, और पुराना सवाल क्या है? आइसोसाइनेट गैस। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि हम जो चीजें ज्यादा चर्चा में हैं वही पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं, और उन फैक्ट्स की बात हम क्यों करेंगे? क्योंकि दोस्तों, यहां 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। वो घटनाएं कौन सी हैं? पहला है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद, पहले बात करते हैं विधानसभा की, ये होती है प्रत्येक राज्य में, लेकिन भारत के कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। विधान परिषद, अब विधान परिषद और विधानसभा, तो दोस्तों जिनको नहीं पता है, ये ऐसे हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा। जो अगर राज्य को कोई भी बिल पास करना है तो वो दोनों सभाओं से पास होना चाहिए। अभी आंध्र प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो वहां पर सरकार चेंज हुई है, वहां पर विधानसभा में बहुमत है दूसरी सरकार का, लेकिन विधान परिषद का एक निश्चित कार्यकाल होता है, तो दोस्तों वहां बहुमत है दूसरी पार्टियों का। तो दोस्तों, इस सरकार ने अब अपनी विधानसभा में एक बिल पास किया है, विधान परिषद को भंग करने का नियम, भंग करने का प्रस्ताव पास करके इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में जब राष्ट्रपति इसको अनुमोदित कर देते हैं तो इस स्टेट से भी विधान परिषद खत्म हो जाएगी, केवल विधानसभा हो जाएगी। ये इसलिए था। और दूसरा दोस्तों, विधान परिषद आती है
आर्टिकल 169 पूछा जा सकता है, क्योंकि विधान परिषद को लेकर मामला गरमाया है तो पूछा जा सकता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद का उल्लेख मिलता है, तो मिलता है अनुच्छेद 169 के तहत। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्यों सुर्खियों में है आंध्र प्रदेश। दूसरा सुर्खियों में इसलिए है दोस्तों, इन्होंने अपनी विधानसभा में एक और बिल पारित किया है। आज तक किसी भी स्टेट की एक राजधानी है या कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन दो स्टेट की एक कॉमन राजधानी है, लेकिन उन्होंने घोषणा की है 3 राजधानी, ये 3 राजधानी बनाएंगे, जो कि एक होगी इनकी विधायी राजधानी, एक होगी इनकी कार्यकारी और एक होगी इनकी न्यायिक राजधानी। जो विधायी राजधानी है वो है इनकी अमरावती। जो कार्यकारी राजधानी इन्होंने घोषित किया है वो किया है इन्होंने विशाखापत्तनम को, और जो इन्होंने न्यायिक राजधानी है वो की है कुर्नूल। दोस्तों याद करना है कि वो कौन सा राज्य है जिसने अपने यहां एक से ज्यादा राजधानियों के बारे में प्रस्ताव पास किया है, तो वो है आंध्र प्रदेश। इसलिए आंध्र प्रदेश को पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां पर 3 से 4 घटनाएं अभी लगातार हुई हैं, तो यहां से सवाल पूछा जा सकता है। और यहां का जो सीएम है वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और जो यहां का राज्यपाल है वो विश्वभूषण ये विश्वभूषण जी हैं। और राजधानी, जो अगर सवाल आता है सर दोस्तों आपका कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है अमरावती, क्योंकि अभी तक अमरावती राजधानी है। इन्होंने बिल पास किया है लेकिन ये अभी प्रस्तावित हैं। तो दोस्तों राजधानी अमरावती है, लेकिन घोषणा के अनुसार विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी विशाखापत्तनम, न्यायिक कुर्नूल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगली सुर्खियों की तरफ। अगली सुर्खी ये भी विवाद प्रस्त है, यहां भी काफी विवाद है। अपोजिशन ब्लेम करती है सरकार को, सरकार में बैठे हुए लोगों को। ये क्या ब्लेम है? पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा हेतु मनोनीत, ये सुर्खी है। और ये खबर है, यहां से क्यों पूछा जा सकता है। पूर्व न्यायाधीश, ये थे पूर्व न्यायाधीश अपने अभी कुछ समय पहले। जो विपक्ष है, अपोजिशन पार्टियां हैं, वो बोलती हैं इसको इनाम, सरकार के अनुसार कार्य करने का जो इनाम है वो मिला है राज्यसभा सदस्य के रूप में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये पहले व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश होने के बाद मनोनीत हुए हैं, पहले भी हुए हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे हम। तो दोस्तों अभी सबसे महत्वपूर्ण है कि किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा हेतु मनोनीत किया गया है? रंजन गोगोई को। और दोस्तों हम बात करते हैं जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, जो मनोनयन होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 80 के तहत। तो दोस्तों पूछा जा सकता है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं जो, उनका मनोनयन किस आर्टिकल में है? 80 में दिया गया है। किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा है। और कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को। और ये सदस्य कौन होने चाहिए? कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा, शिक्षा, यानी कि कुछ देश के प्रख्यात विद्वान, उनको यहां पर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये मनोनयन का जो 12 सदस्य हैं, ये डिफरेंट जो हमारे स्पेशलाइजेशन है यहां से आएंगे। तो ये जो है अवधारणा ये ली है हमने आयरलैंड के संविधान से। तो दोस्तों इसको याद करिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि इसके साथ स्टैटिक क्या जुड़ा हुआ है, वो जीके जो इसके बारे में पूछी जा सकती है। वो पहले न्यायाधीश जो राज्यसभा हेतु मनोनीत हुए थे वो हैं श्री रंगनाथ मिश्र जी, और जो दूसरे हैं वो हैं बहरुल
इस्लाम जी। यानी कि अब तक केवल 3 मुख्य न्यायाधीशों को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा चुका है। वो कौन से हैं? पहला श्री रंगनाथ मिश्र जी, दूसरा बहरुल इस्लाम जी और तीसरा रंजन गोगोई जी। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था। वहां किसी एक फेमस जो पर्सनैलिटी हैं उनके पिताजी का नाम पूछा गया था। ठीक है, वो किससे संबंधित हैं ये भी पूछा गया था। अब हम बात करेंगे रंजन गोगोई के पिता केशव चंद्र गोगोई। ये क्यों पूछे जा सकते हैं? क्योंकि ये सीएम रहे हैं आसाम के, यानी कि एक्स सीएम असम। और दोस्तों, हम एक बात और याद करेंगे यहां पर, वो पहला सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। सबसे पहला सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किया गया वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको शिक्षाविद के तौर पर, एजुकेशनिस्ट के तौर पर यहां पर मनोनीत किया गया था। तो दोस्तों, ये था रंजन गोगोई जी के बारे में। अब जो अगली स्लाइड है वहां हम बात करेंगे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। ये क्यों सुर्खियों में है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये क्यों सुर्खियों में है? इसके ऊपर क्यों चर्चा होनी चाहिए? क्योंकि इसने पीओके का मौसम पूर्वानुमान बताना शुरू किया है। यानी कि वहां पर मौसम की क्या घटनाएं हो सकती हैं, हमारे भारत के बारे में बताता है। और भारतीय सरकार अब तो खुलकर बोलती है कि पीओके भी हमारा है, तो उन्होंने पीओके के मौसम का भी पूर्वानुमान बताना स्टार्ट किया है। यह है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और यहाँ के कौन से स्थान हैं? मुजफ्फराबाद, गिलगित और बाल्टिस्तान। ये हो गया हमारी सुर्खियों के बारे में। अब हम बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कार्य मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब पूछा जा सकता है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के कितने अक्षेत्रीय कार्यालय हैं? ये है दोस्तों अक्षेत्रीय कार्यालय, ये हैं दोस्तों 6। ये पूछा जा सकता है। और वो कौन से हैं? चेन्नई है, गुवाहाटी है, कलकत्ता है, मुंबई है, नागपुर है और हैदराबाद है। दोस्तों, यानी कि मुख्यालय दिल्ली में है और जो अक्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कितने हैं? 6 हैं। और वो कौन से हैं? वो हैं चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, नागपुर, मुंबई और हैदराबाद। ये हो गया। अब आगे हम चलते हैं। यहां है सुर्खियों में रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अभी अभी रिपोर्ट आई थी मई महीने में कि वहां जो आंकड़े इकट्ठे करने का सिस्टम है उनसे ज्ञात हुआ है कि वहां से पता चला कि जो रॉयल बंगाल टाइगर हैं वो पहले 88 थे, अब उनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 96। यानी कि 8 टाइगर्स बढ़ गए हैं। क्योंकि दोस्तों, यानी कि टाइगर का संरक्षण किया जाता है, हमारे यहाँ कानून है, तो इन पर नजर रखी जाती है। इनकी संख्या किसी टाइम में बहुत कम हो गई थी। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी टाइगर रिपोर्ट्स 2018, इसके अनुसार 2967 टोटल टाइगर्स हैं और उनमें 88 टाइगर कौन से थे? ये थे अपने रॉयल बंगाल टाइगर्स। अब हो गए 96। तो अब पूछा जा सकता है कि अब टाइगर्स टोटल इंडिया में कितने हो गए? तो आपको जोड़ देने हैं 8। तो 8 जोड़ेंगे तो ये हो गए 2975। अब बात करते हैं सवाल कैसे पूछा जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि ये पूछा जाए कि अब कितने टाइगर्स हो गए या रॉयल बंगाल टाइगर्स कितने बढ़ गए, ये तो केवल सुर्खियों में है। अब पूछा क्या जा सकता है कि रॉयल बंगाल टाइगर्स कहां पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में। सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र है और दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है। यह दोस्तों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के मुहावने पे पाया जाता है।
तो दोस्तों इसलिए ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र है और ये कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। अब ये सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए भी प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है कि मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है? वेस्ट बंगाल में पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा में पाई जाती है और यहीं क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर्स। अब हम बात करते हैं आगे। ये सवाल दोस्तों पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य है। यानी कि अभी तक स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स था, लेकिन अब उस स्पोर्ट्स को इंडस्ट्री बना दिया गया है। अब उस इंडस्ट्री से क्या फायदा होगा? जो अगर किसी स्पोर्ट्समैन की कोई आमदनी है तो अब वो डायरेक्ट अपने स्पोर्ट्स आमदनी के तहत वो किसी भी वाणिज्यिक लाभ को प्राप्त कर सकता है। तो जो इंडस्ट्रीज बेनिफिट लेंगी वो ही स्पोर्ट्स पर्सन भी ले सकते हैं। तो ये खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। तो दोस्तों जो अगर किसी राज्य की बात आती है तो आपको उसकी राजधानी पता होनी चाहिए, आपको उसका सीएम पता होना चाहिए। इसको नोट कर लीजिएगा, ये एक फॉर्मेट है, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। जिस भी राज्य की बात आई ये आप उसको सर्च करके लिखते जाइएगा। ये ऐसे सवाल हैं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं। वहां का राज्यपाल, वहां का राज्य पशु, वहां का राज्य वृक्ष और वहां का राज्य पक्षी क्या है? तो दोस्तों इनको सर्च करके रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्या है, नहीं तो अगली क्लास में मैं बताऊंगा आपको। अब अगला है दोस्तों, अभी देश में कोरोना के साथ साथ एक और आपदा आई थी, उसका नाम है चक्रवात अम्फान। यांकी बिंदी नहीं है यहां पर, इसको बोलेंगे हम चक्रवात अम्फान। चक्रवात अम्फान से दोस्तों भारत के दो स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, वो है ओडिशा और दूसरा है वेस्ट बंगाल। और ये पूछा जा सकता है चक्रवात अम्फान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में कब आया था? 21 मई 2020 को आया था। तो दोस्तों यहाँ दो टर्म लिखी हैं, 500 करोड़ और 1000 करोड़। इनका क्या मतलब है? दोस्तों यहां पर हुई त्रासदी और यहां से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने यहां की राज्य सरकारों के लिए उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए और वेस्ट बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए की सहायता राशि की प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। ऐसे ही जैसे लिखा स्टेट स्पेशल ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, जो फॉर्मेट मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था उस फॉर्मेट के तहत इसको भी तैयार कीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब ये था हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम जो मुख्य रूप से अप्रैल या मई में घटित हुआ। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में लिखा हुआ है गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसको बोला जाता है, नाम भी बोला जाता है नॉन अलाइनमेंट मिशन। तो दोस्तों इसका एक शिखर सम्मेलन हुआ कब? 4 मई 2020 को। अब आप बोलेंगे शिखर सम्मेलन कैसे हुआ? दोस्तों यह गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला वीडियो शिखर सम्मेलन था 4 मई 2020 को। और दोस्तों यह किसने बुलाया था? यह अजरबैजान की अध्यक्षता में हुआ, क्योंकि इससे पहले जो सम्मेलन हुआ था मैनुअल रूप से वो कहां हुआ था? अजरबैजान में हुआ था। अभी इसकी अध्यक्षता किसके पास है? अजरबैजान के पास है, तो इसलिए अब इसका अध्यक्ष यही है। इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात टैगलाइन थी यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। और दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन के किसी भी सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिस्सा लिया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के कौन से सम्मेलन में नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहली बार हिस्सा लिया है? वो है कि पहला वीडियो शिखर सम्मेलन 4 मई 2020 को। इससे टैगलाइन क्या थी? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। ये कोरोना महामारी जो फैली है उसमें एक दूसरे के प्रति एकता दिखाने के लिए परस्पर सहयोग देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों
उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर तिजानी मोहम्मद बोडे, ये प्रेजेंट थे, इन्होंने भी हिस्सा लिया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, इन्होंने भी हिस्सा लिया था। और WHO महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसस, इसको याद करिएगा दोस्तों, डॉक्टर टेड्रोस गैब्रेयेसस। ये पूछा जा सकता है क्योंकि कोरोना महामारी में जो संगठन जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो है WHO, क्योंकि दोस्तों WHO के ऊपर सवालिया निशान उठाते हुए अमेरिका ने इसके साथ संबंध तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों ये है। अब आगे हम बात करते हैं भारत व नेपाल के बीच। दोस्तों भारत व चीन के मध्य सीमा विवाद है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो दोस्तों भारत व चीन, दोस्तों चीन की जो विस्तारवादी नीति है, चीन ने उठाया हुआ है नेपाल को, ठीक है। अब नेपाल के साथ हमारा जो विवाद है, भारत और नेपाल के बीच कौन सा क्षेत्रों को लेकर विवाद है? कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। दोस्तों अभी भारत का जो मैप आया था उसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को भारत का हिस्सा बताया है, और भारत सरकार के अनुसार हम बार बार यही बताते रहे हैं, लेकिन चाइना के उकसावे में आकर इन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया है कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा है जो वो हमारा हिस्सा है। तो दोस्तों उन्होंने भी अपना मैप रिलीज किया, उसमें उन्होंने अपना हिस्सा बताया। अब दोस्तों इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण क्या है कि भारत ने लिपुलेख से और धारा चुल्ला मार्ग के बीच में एक मार्ग बनाया है, लिपुलेख और धारा चुल्ला, इन दो जगह को जोड़ता है। वहां पर भारत ने सड़क बना दी है। दोस्तों हम जितनी रीच अपनी LAC की तरफ बढ़ाते हैं, चाइना उतना ही बौखला जाता है। अब वो डायरेक्ट वहां पर कुछ नहीं बोल सकता, तो उसने नेपाल को उठाया हुआ है। तो दोस्तों ये है, और इस राजमार्ग का उद्घाटन किया था राजनाथ सिंह ने, राजनाथ सिंह। ये पहली अंतरराष्ट्रीय घटना है भारत व नेपाल के बीच। अब हम बात करते हैं इराक के प्रधानमंत्री। इराक के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं मुस्तफा कादिमी। पूछा जा सकता है कि इराक के नए प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा कादिमी। आपको जो भी देश आएगा दोस्तों उसकी राजधानी और मुद्रा याद रखनी है, यह आपका होमवर्क है। आगे जो अगर आपको नहीं मिलता है तो हम बताएंगे हम जब मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हमने इंडेक्सेस का जिक्र किया था। दोस्तों ये इंडेक्स है सिप्री, इसका शॉर्ट फॉर्म है सिप्री। अब ये क्या देता है? ये कहां है? इसका है स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है, स्टॉक इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो पीस को लेके, यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है? यह है हथियार उत्पादक मामले में विश्व के ऊपर नजर रखता है, उसके ऊपर शोध करता है, हथियार कौन बना रहा है, कौन बेच रहा है, और यह कहां स्थित है? स्वीडन में। आपसे पूछा जा सकता है सिप्री कहां स्थित है? स्वीडन में स्थित है। और इसकी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। इसकी रिपोर्ट आई है 2020 मई में। इसने क्या बताया है? इसकी रिपोर्ट आई है अभी हथियारों के क्रेता और विक्रेताओं के बारे में। इसने बताया विश्व का सबसे बड़ा आयातक देश, यानी कि विश्व का वो देश जो सबसे ज्यादा हथियार खरीदता है, जो बाहर से अपने देश में मंगाएगा उसको बोलते हैं आयातक। वो है पहले नंबर पर सऊदी अरब और दूसरे नंबर पर भारत, यानी कि हम विदेशों से दूसरे नंबर पर है जो हथियार खरीदते हैं, और पहले पे साउथ अफ्रीका। और विश्व का सबसे बड़ा विक्रेता देश, यहां पर दोस्तों हथियार आएगा। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश और विश्व का सबसे बड़ा हथियार विक्रेता या निर्यातक देश। कुछ भी पूछ सकता है। निर्यातक देश कौन है? अमेरिका। यह हो गई इंटरनेशनल बात। अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। दोस्तों इन्हीं की रिपोर्ट है कि 2014 से लेकर 2014 की तुलना में
जितने हथियार हमने खरीदे हैं 2015 से लेके और 2019 के मध्य, यानी कि ये मोटा मोटा रूप से 5 साल का विवरण है, इसके मध्य हमने हथियारों के आयात में 32% की कमी की है। यानी कि जो अगर हम 2010 से 2014 के बीच में 100 हथियार खरीदते थे तो हम अब कितने खरीद रहे हैं? 68। यहां हम 100 खरीदते थे तो अब खरीद रहे हैं 68। तो अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत को सबसे ज्यादा आपूर्तिकर्ता देश, दोस्तों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और फेसबुक पे ये बार बार कार्यक्रम चलाया जाता है कि भारत रूस से दूर जा रहा है, अमेरिका के पास जा रहा है, इसलिए रूस चाइना का साथ दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो हमारा आज भी सबसे ज्यादा हथियार अवेलेबल कराता है, जिससे हम सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं, 56% हथियार हम रूस से खरीदते हैं, दूसरे नंबर पर हम इजराइल से खरीदते हैं और तीसरे नंबर पर हम फ्रांस से खरीदते हैं। तो दोस्तों फ्रांस चर्चा में है, इसे याद रखिए। यहां से हमने राफेल विमान खरीदे हैं और जिसकी पहली खेप यानी कि 5 राफेल विमान अब 27 जुलाई को हमारे देश को प्राप्त हो जाएंगे और उनके भारत को मिलने से दोस्तों हमारी वायुसेना है उसकी शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं इससे आगे। मैंने पहले भी बताया था कि किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ संबंध तोड़ने की घोषणा की है, वो है अमेरिका। और अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी, ये यहाँ की राजधानी है। वहां के राष्ट्रपति कौन है? बड़े ही फेमस आदमी हैं और उनकी पार्टी क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और ये कौन सी पार्टी से हैं? ये रिपब्लिकन पार्टी से हैं। अब दोस्तों इसी के संबंध में एक चीज है, अंतरिक्ष में निजी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट के जरिए मनुष्यों को भेजने वाला पहला देश ये भी अमेरिका है। यानी कि अंतरिक्ष में प्राइवेट कंपनी ने पहली बार स्पेसक्राफ्ट भेजा है और वो मानव, उसमें भी क्या है? अंतरिक्ष में निजी कंपनी के स्पेसक्राफ्ट के जरिए मानव को भेजने वाला पहला देश। यानी कि पहले मानव गए हैं अंतरिक्ष में, लेकिन वो जाते थे सरकारी यानी कि किसी भी गवर्नमेंटल मिशन में जहां गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए यानी कि उसके एजेंसी द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट थे। लेकिन पहली बार मनुष्य गया है प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाए गए स्पेसक्राफ्ट में। इससे आगे हम बात करते हैं दोस्तों, हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। अब हम बात करेंगे दोस्तों आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये बड़ा ही है आत्मनिर्भर भारत। नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी कि अब हम आपदा को अवसर में बदलेंगे और देश लगभग सिर्फ प्रोडक्ट के मामले में अपने देश के ऊपर डिपेंड होगा। और उन्होंने एक कार्यक्रम की घोषणा की आत्मनिर्भर भारत, और उसके लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की 20 लाख करोड़ रुपए। और दोस्तों ये 20 लाख करोड़ रुपए कितना हिस्सा है? हमारी जीडीपी का 10%। यानी कि इस हिसाब से हमारी जीडीपी फिलहाल कितनी है? 200 लाख करोड़ रुपए की। और इसके लिए एक टैगलाइन दी है नरेंद्र मोदी जी ने, लोकल के लिए वोकल। यानी कि जो आपके आसपास के प्रोडक्ट हैं, जो देसी प्रोडक्ट हैं, आप उनको खरीदिए, उनके बारे में दूसरों को बताइए और अपने यानी कि आत्मनिर्भर जो आपके अपने यहां प्रोड्यूस हो रहा है उसको लेना स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों एक और कार्यक्रम चलाया, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। ये कितने का था? ये था 1,70,000 लाख करोड़ रुपए का। और इसके लिए क्या होगा कि ये मई में घोषणा हुई थी दोस्तों, तो ये लगा लो मई, जून और जुलाई, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त। एक घोषणा पहले हो गई थी जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त तक सभी गरीबों को 10 किलोग्राम अनाज मिलेगा। और ये क्या अनाज कौन सा होगा? गेहूं या चावल, और 1 किलोग्राम दाल मिलेगी। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछेगा कि
क्या मिलेगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कितने रुपए का था? 1.70 लाख करोड़ रुपए। और आत्मनिर्भर भारत में कितने रुपए का पैकेज घोषित किया गया? वो घोषित किया गया 20 लाख करोड़ रुपए का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे। यहां एक आत्मनिर्भर भारत के तहत ही अपने देश की कंपनियों को बूस्टअप करने के लिए एक और प्रस्ताव लाया है। उस प्रस्ताव को पढ़िए। घरेलू कंपनियां यानी कि स्वदेशी को विदेशी कंपनियों की प्रतियोगिता से बचाने के लिए सरकारी कार्यों के लिए कितने राशि तक ग्लोबल टेंडर आमंत्रित नहीं किए जाएंगे? इसका मतलब यह है दोस्तों, सरकार को कोई भी कार्य करवाना है, मान लीजिए रोड बनवाना है, रोड का टेंडर होता था तो वो ग्लोबल यानी कि पूरे विश्व से कोई भी कंपनी अपनी बिड लगा सकती थी। जो उसमें सबसे कम पैसे की बिड लगाता उसको मिल जाता और वो कार्य कर सकता था। लेकिन दोस्तों अब क्या किया है कि जो भी सरकारी कार्य होंगे, सरकारी कार्यों के लिए ग्लोबल टेंडर नहीं मंगाए जाएंगे। कितने? 200 करोड़ रुपए। यानी कि जो कार्य 200 करोड़ रुपए तक का है उसके लिए केवल भारतीय कंपनियां एलिजिबल होंगी, विदेशी कंपनियां इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगी, उनके टेंडर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी कि भारत की कंपनियों को बूस्टअप देने के लिए, उनको कार्य देने के लिए यह कार्यक्रम घोषित किया गया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये मई 2020 की हैं कि रेपो रेट क्या है? 4% है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? 3.35% है। बैंक रेट है 4.25% है। CRR है 3% है। दोस्तों ये डाटा संशोधित है मई 2020 के अनुसार, यानी कि जून अगस्त तक यही रहेगा। अब अगस्त में कोई बैठक होती है और उसमें कोई चेंजमेंट होता है तो आप देख लीजिएगा, बाकी लगभग यही रहने वाला है। अब है भारत पर दिसंबर 2019 के अंत तक कुल विदेशी ऋण, यानी कि अब तक भारत ने भारत से बाहर किसी से कोई एक भी रुपया लिया है तो वो क्या है? 563.9 अरब डॉलर, इतने रुपए का कुल विदेशी वो है। और जो दिसंबर 2018 में कितना था? 521.2 अरब डॉलर, यानी कि एक साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 1.2%। अगली रिपोर्ट आएगी दिसंबर 2020 में, यानी कि लेटेस्ट डाटा है अभी तक के लिए। आपको पूछा जा सकता है कि इस वर्ष भारत पर कुल विदेशी ऋण में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 1.2% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं हम फोर्ब्स सूची के बारे में। फोर्ब्स ने सूची जारी की है 2020 विश्व के अरबपतियों के बारे में। विश्व का जो पहला, जो सबसे 1 नंबर पर अमीर आदमी है वो है जेफ बेजोस, अमेजन से। ये अमेजन के CEO हैं जेफ बेजोस, और दूसरा है बिल गेट्स। ये कहां से हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट में। हम भारत के बारे में बात करते हैं। ये दोस्तों भारत के सबसे अमीर आदमी कौन है? मुकेश अंबानी। और विश्व में कौन से स्थान पर हैं? 21वें स्थान पर। यानी कि विश्व से बात की जाए तो पूछा जा सकता है कि मुकेश अंबानी जी फोर्ब्स सूची में विश्व में कौन से स्थान पर आते हैं? 21वें स्थान पर आते हैं, और भारत में पहले स्थान पर। और दोस्तों ये भारत में लगातार जो सबसे अमीर आदमी हैं कितने साल से हैं? लगातार 13 सालों से ये सबसे अमीर आदमी हैं। अब हम बात करते हैं ईरान की मुद्रा की। दोस्तों ईरान ने अपनी नई मुद्रा बदली है, यह है तोमान। तोमान। और इसकी पुरानी मुद्रा है वो है रियाल। दोस्तों रियाल की वैल्यू गिर गई बिल्कुल। अब रियाल का क्या है? जो चीज कभी 2 रियाल में आती थी आज वही चीज 500 रियाल में आ रही है। यानी कि इस देश की मुद्रा की वैल्यू बिल्कुल गिर गई, क्योंकि यहां पर ब्लैक मनी ज्यादा चल गया। तो दोस्तों पुराने नोट, ब्लैक मनी, तो इन चीजों को लेके
बदला जाता है। इसी प्रकार से इन्होंने ईरान ने नया क्या दिया है, तोमान। तो पूछा जा सकता नई मुद्रा और पुरानी मुद्रा के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों समर्थन मूल्य। यहां से सवाल पूछा जाता है, आजकल चला हुआ है यह दोस्तों व्यक्तिगत लागत एवं मूल्य आयोग। दोस्तों इसको समझिएगा, यहां से सवाल आया था, एचसीएस में भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है, और एसएससी में तो केवल डायरेक्ट मूल्य पूछते हैं। तो व्यक्तिगत लागत एवं मूल्य आयोग है जो उसने सिफारिशें की, उसकी सिफारिशों पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खरीफ फसलों के लिए नई न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किए। यानी कि होता क्या है दोस्तों, जो व्यक्तिगत लागत मूल्य आयोग है ये कैलकुलेट करता है डाटा कि किसी फसल पर कितना खर्च हो रहा है, अब की बार अनुमानित कितनी फसल पैदा हो सकती है, तो उसके लिए संशोधित सरकार क्या रेट दे, वो अपनी तरफ से संशोधन करके वो किसको भेजता है, वो भेजता है आर्थिक मामलों की समिति को। और ये आर्थिक मामलों की समिति में कौन होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, नरेंद्र मोदी जी, यानी कि उस समय का कोई भी प्रधानमंत्री। यानी कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया। और दोस्तों आप देखेंगे जो नारियल है वो नया मूल्य क्या है, 9960 रुपए, और पुराना मूल्य क्या था, 9521 रुपए। और धान है जो वो है 1868 रुपए, और पुराना था 1815 रुपए। यानी कि कितने मूल्य बढ़े, 3 और 53 रुपए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है धान के मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई, 53 रुपए की बढ़ोतरी हुई। ए ग्रेड धान कितना था, 1888 हो गया, पहले कितना था 1835 हो गया। यानी कि यहां कितना बड़ा है, यहां आपका बढ़ा है 8 में से 3 गए 5, ये भी 53 रुपए बढ़ा है, क्योंकि पहले ये कितना था 15 था और ये 35 था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई, 53 रुपए की बढ़ोतरी की गई। बाजरे के मूल्य में 150 रुपए की बढ़ोतरी की गई, अरहर के मूल्य में 200 रुपए की बढ़ोतरी की गई, और नाइजर सीड के मूल्य में 755 रुपए की बढ़ोतरी की गई। तो दोस्तों यहां एक और पूछा जा सकता है कि अभी जारी आंकड़ों के अनुसार किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ये नाइजर सीड है, सीड नहीं है, नाइजर सीड है। यानी कि एक फसल है नाइजर सीड, उसमें 755 रुपए के मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे समर्थन मूल्य। अब एक दूसरा है, देश में 10 बैंकों के आपसी विलय के बाद, ये है दोस्तों बाद, देश में जो सरकारी बैंक है दोस्तों उनमें 10 बैंकों को मिला के और कुछ नए बैंक, मतलब कुछ बैंक कम कर दिए गए, उनके साथ शामिल कर दिए गए। तो दोस्तों अब सवाल पूछा जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वाणिज्यिक बैंक कार्यरत हैं, 12। अब देश में केवल सरकारी 12 बैंक कार्य करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। अब है दोस्तों विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में पहला स्थान, ये आएगा दोस्तों 2019-20 के अनुसार विदेशों से संप्रेषित, यानी कि वो लोग जो अपने देश के हैं और विदेशों में कार्य कर रहे हैं और वहां से धन भारत में भेजते हैं, वो पहला स्थान विदेशों से धन प्राप्त संप्रेषित में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चाइना का। आगे बात करते हैं दोस्तों जीडीपी में, ये कृषि नहीं है, इसको काट दीजिएगा, ये है
वृद्धि दर। 2019-20 में जीडीपी में वृद्धि दर कितनी आंकी गई? यह है दोस्तों 4.2%। और इसका कम रहने का रीजन क्या है? क्योंकि चौथी तिमाही में केवल 3.1%, क्योंकि पूरा देश लॉकडाउन से ग्रसित था। तो दोस्तों 4.2%। यह सवाल पूछा जा सकता है कि 2019-20 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही? 4.2%। और जीडीपी की वृद्धि दर किसके द्वारा जारी की जाती है? सीएसओ, सांख्यिकी संगठन के द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। आप ये बताएंगे कि जीडीपी, जो वार्षिक जीडीपी दर है, वो किन मूल्य के आधार पर जारी की जाती है? दोस्तों वो दो मूल्य के आधार पर। जनरली जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं हम स्थिर मूल्यों पर, यानी कि उसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि जीडीपी वृद्धि दर जारी करने के लिए किन वर्षों को आधार वर्ष माना गया है? 2011-12 को। और चालू मूल्य या प्रचलित मूल्य पर, जो आज के अनुसार 2019-20 के अनुसार वृद्धि दर कितनी है? 7.2%। ये था हमारे जीडीपी की वृद्धि दर के बारे में। अब हम बात करते हैं एफडीआई, फॉरेन डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो निवेश है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, वो भारत में सबसे ज्यादा कहां से हुआ है? भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहां से आया है? सिंगापुर से, 2019-20 के अनुसार। नंबर 2 मॉरिशस और नंबर 3 इंग्लैंड। ये सवाल भी पूछा जाता है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के तहत निवेश करने वाला, सबसे ज्यादा पैसे निवेश करने वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। और कोई भी डाटा दोस्तों में 3 नंबर तक याद करना जरूरी है। आगे है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी कि एक संस्था है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये हर वर्ष 20 मार्च 2020 को, यानी कि वर्ल्ड में कौन सा देश कितना खुश है, कितना खुशहाल है, उन खुशहाल के लिए सरकार ने क्या बेसिक सुविधाएं दी हैं, उसके बारे में रिपोर्ट जारी करता है। और 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 20 मार्च को ही क्यों जारी करता है? क्योंकि 20 मार्च को विश्व हैप्पीनेस डे मनाया जाता है, ये याद रखना। फिर तो अब हम बात करते हैं सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड, नंबर 2 पे डेनमार्क, नंबर 3 पे स्विट्जरलैंड। जो सबसे यहां इंपॉर्टेंट है वो है भारत। भारत का कौन सा स्थान है? 144वां स्थान है। और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? 153 देश। और उसमें भारत का कौन सा स्थान है? 144वां स्थान है। और दोस्तों खुशहाली की सबसे खराब स्थिति, यानी कि सबसे ज्यादा दुखी लोग कौन है? अफगानिस्तान में। यहां टेररिज्म है बहुत ज्यादा। अब हम बात करेंगे भारत में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर के आंकड़े ये कौन जारी करता है? सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि ये किसके अंडर कार्य करता है? रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, एक डिपार्टमेंट है रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी शुरुआत 1964-65 में की गई थी। और इसके अनुसार सैंपल लिए जाते हैं, रजिस्टर बनाया जाता है और वो आंकड़े जारी करता है। और जो अभी मई 2020 में ये आंकड़े जारी किए हैं, ये 2018 में तैयार किए गए थे। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। जो जन्म दर है वो 20 प्रति 1000 है। जो मृत्यु दर है, यानी कि प्रत्येक 1000 लोगों पर 6.2 लोग मर रहे हैं। और जनसंख्या वृद्धि की प्राकृतिक दर, यानी कि प्राकृतिक रूप से
कितने लोग बढ़ रहे हैं, यानी कि 1000 लोगों के ऊपर 13.8 लोग पैदा हो रहे हैं। और इन 8 लोगों में क्या है, सबसे ज्यादा जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। सबसे कम जन्म दर वाला राज्य कौन सा है, गोवा है। यानी कि यहाँ की जनसंख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है, यहाँ की जनसंख्या सबसे कम बढ़ रही है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अब हमारा वाणिज्यिक परिदृश्य खत्म हो गया, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो गया, राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो गया। ये हैं हमारे कुछ टर्म्स, इनको याद कीजिएगा ये क्या हैं। एक मिनट के लिए दोस्तों। अब हम बात करेंगे, यहां पर कुछ टर्म्स हैं। पीएम केयर्स फंड। अभी दोस्तों कोविड-19 में एक हमारा ये एनजीओ बना है जिसको हम पीएम केयर्स फंड में बोलते हैं कि यह पीएम केयर्स रिलीफ फंड। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। यानी कि जो अगर कोविड-19 जैसी कोई भी इमरजेंसी आती है उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है। और उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग शामिल हैं, भारत का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। ये 4 लोग इस ट्रस्ट में शामिल हैं, ये इसके ट्रस्टी हैं। यानी कि देश में सरकार कोई भी हो, वहां का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री पीएम केयर्स फंड का ट्रस्टी रहेगा। और इसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस। और एक टर्म की फुल फॉर्म और याद करनी है आपको, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। यह आपकी इकोनॉमिक टर्म है, पूछी जा सकती है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों नियुक्तियां। हमारे देश में कौन नया नियुक्त हुआ है, तो दोस्तों मई में देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी के आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये कौन से हैं, ये 10वें नंबर के हैं, 9वें नंबर के रिटायर हो गए। इनका नाम क्या है, इनका नाम है बिमल जुल्का। और सीआईसी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के। और इस पद का जो सर्जन हुआ था वो आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत हुआ था। यहां से पूछा जा सकता है कि सीआईसी है जो, उसका सर्जन कब हुआ, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत हुआ। अब हमारे सीआईसी के चीफ आयुक्त कौन है, बिमल जुल्का। अब हम बात करते हैं अगली नियुक्ति पर। जो अगली नियुक्ति है वो है देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त। देश के मुख्य सतर्कता आयुक्त ये नए हैं बिल्कुल। इनका नाम क्या है, संजय कोठारी। ये भी मई 2020 में नियुक्त किए गए हैं। ये फोटो देख लीजिएगा, ये हैं संजय कोठारी जी, कभी आपने देखा रहा हो, ये आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके मतलब इसकी नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों इसके लिए एक सीवीसी कमेटी बनाई जाती है। इस सीवीसी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और इस सीवीसी कमेटी का मेंबर कौन होता है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, होम मिनिस्टर इसके सदस्य होते हैं और विपक्ष का नेता होता है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता मिलकर निर्णय लेते हैं कि हमें किसे मुख्य सतर्कता आयुक्त का अधिकारी बनाना है। ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसका गठन कब हुआ था, 1964 में। यहां है संथानम। 1964 में इसका गठन हुआ। और ये क्यों हुआ था, इसका गठन हुआ था दोस्तों भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए और संथानम समिति की सिफारिशों पर। यानी कि दोस्तों
संथानम समिति बनी है कि देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाए, कब? 1964 में। 1964 में संथानम समिति ने सिफारिश की कि एक आयोग होना चाहिए जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करे, और जो उसका आयुक्त होगा वो कौन चुनेगा? सीवीसी कमेटी चुनेगी। और इसका कार्यकाल क्या होता है? 4 वर्ष या 65 वर्ष। यानी कि इसका कार्यकाल या तो 4 वर्ष तक वो कार्यकाल पे रहेंगे या उनकी उम्र 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। जो अगर मान लीजिए कोई 62 वर्ष का यानी कि 62 ईयर्स का आयुक्त बनता है तो 65 साल में यानी कि 3 साल में रिटायर हो जाएगा। और जो अगर कोई 55 साल का बनता है तो वो यानी कि पूरे 4 साल कार्य करेगा, 59 साल की उम्र में वह रिटायर होगा। अब हम बात करते हैं आगे। ये हैं सर देश के नए वित्त सचिव अजय भूषण जी। पूछा जा सकता है देश के नए वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देश के नए वित्त सचिव हैं अजय भूषण जी। ये अजय भूषण जी हैं, देखिए आप, ये मतलब फोटो से याद रहते हैं, फोटो याद रखिए अजय भूषण जी। और आजकल सोशल मीडिया पे सारी चीजें देखते रहते हैं आप। ये देखिए ये किसका फोटो है? ये है दिया मिर्जा। फोटो देख के याद आएगा आपको, ये दिया मिर्जा है। ये है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का एक पर्यावरण कार्यक्रम चलता है। संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम की सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? यह दिया मिर्जा। और दोस्तों इनको दोबारा नियुक्त किया गया है, इससे पहले भी यही थी तो इनकी पुनर्नियुक्ति की गई है। अब दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के नए राजदूत टीएम मूर्ति, या फिर बोल सकते हैं हम स्थायी प्रतिनिधि। टीएम मूर्ति। अब हम बात करते हैं, ये फोटो देख रहे होंगे, आजकल सुर्खियों में रहते हैं पूरे, हरदीप पुरी जी। ये है भारत सरकार के कौन से कैबिनेट मंत्री संयुक्त राष्ट्र, ये है संघ, थोड़े टाइपिंग एरर हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। कहां है इसका मुख्यालय? न्यूयॉर्क में। भारत के स्थायी प्रतिनिधि रहे। ये सवाल मैंने क्यों जोड़ा है दोस्तों? बात आई संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि की, और एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कर चुका है संयुक्त राष्ट्र संघ में, और वो अभी भारत सरकार में बना हुआ, तो पूछा जा सकता है हरदीप पुरी जी। और ये कौन से मंत्री हैं? नागरिक उड्डयन एवं आवास एवं शहरी मंत्रालय। इनके पास नागरिक उड्डयन तो आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, 2 मंत्रालय हैं इनके पास, नागरिक उड्डयन एवं आवास एवं सहकारी मंत्रालय। तो दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित बात है। अब हम बात करते हैं दोस्तों 2 संगठन हैं, एक है OECD और एक है IBRD। इनका संगठन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डेवलपमेंट, यानी कि फुल फॉर्म है। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। यानी कि दोस्तों ये है पहला, जैसे हम बात करते हैं विकसित देशों का समूह, यानी कि दोस्तों एक ऑर्गेनाइजेशन है जो विकसित देशों की है, और वो क्या देखती है? इकोनॉमिक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट। यानी कि एक विकसित देशों ने मिलकर एक समूह बनाया है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेटिव सिस्टम देखती है। उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वहां में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, किसको? मनीषा सिंह को, और ये भारतीय मूल की महिला है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। पूछा जा सकता है किस भारतीय मूल की महिला को विकसित देशों के समूह OECD में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? मनीषा सिंह को। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती हैं। और दूसरा है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ये एक बैंक है, और इसमें भी अमेरिका के प्रतिनिधि कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय मूल के अशोक माइकल पिंटो। यानी कि 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में
अमेरिका ने अपने प्रतिनिधि जो नियुक्त किए हैं वो कौन है? वो भारतीय मूल के। ओईसीडी में मनीषा सिंह जो उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, और आईबीआरडी में कौन है? माइकल पिंटो हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों आईटी उद्योग के शीर्ष संगठन नैस्कॉम। इस नैस्कॉम में दोस्तों जो चेयरमैन है वो नियुक्त किए गए हैं अभी मई 2020 में, वो हैं यूबी प्रवीण राव। ये यूबी हैं, यूबी प्रवीण राव। देख लीजिए आप फोटो से मेमोरी पावर ज्यादा रहती है। और दोस्तों एक है ब्राजील में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश कुमार रेड्डी जी, सुरेश के रेड्डी जी। अब बात करते हैं सर हम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाबार्ड का चेयरमैन नया बनाया गया है, उनका नाम क्या है? श्री आर चिंताला जी। हमें यहीं तक याद करना है, किसके अनुसार? करंट अफेयर के अनुसार। लेकिन दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण संस्था है, ये एक प्रकार का बैंक है, यह ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है नेशनल बैंक, राष्ट्रीय बैंक। ये किसके लिए कार्य करता है? फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि एवं गांवों के विकास के लिए कार्य करने वाला बैंक है। यह महत्वपूर्ण बैंक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। और दोस्तों इसकी स्थापना किसकी सिफारिशों पे की गई थी? श्री वी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर। दोस्तों मैं जो आपको यहां कवर करा रहा हूं वहां जो अभी हाल फिलहाल घटित हो रहा है उसके पास्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, बार बार पूछा जा सकता है। नाबार्ड एक ऐसी संस्था है जिसका यदा कदा किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो यहां पूछा जा सकता है नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिशों पर की गई? तो वो वी शिवरामन समिति की सिफारिशों पर की गई। नाबार्ड का जो स्थापना है उसका मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण समृद्धि के लिए यह राष्ट्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहां है? मुंबई में है। स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को। अब हम बात करते हैं दोस्तों पुरस्कारों के बारे में, यानी कि किसको कौन सा पुरस्कार दिया है। अब बात करते हैं हम दोस्तों, एक पुरस्कार है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2020। कितने कलाकारों को दिया गया है? 15 कलाकारों को दिया गया है। और ललित कला अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। और किसको प्रदान किया जाता है? जैसे कि आप देख रहे हैं कलाकारों को, यानी कि कोई भी आर्टिस्ट है जिसने महत्वपूर्ण योगदान दिया है कला के क्षेत्र में, उनको दिया जाता है। पूछा जा सकता है ललित कला अकादमी पुरस्कार 2020 कितने लोगों को दिया गया? 15 लोगों को। अब आपको एक ध्यान बात रखनी है दोस्तों, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आप स्टेट का पेपर दे रहे हैं, 15 लोगों की लिस्ट है वो आपको मेरे लिंक में मिलेगी। उस 15 लोगों की लिस्ट में जिस स्टेट से जो लोग या जहां स्टेट का आपको पेपर देना है उनका नाम याद कर लीजिएगा, बाकी 15 के 15 का नाम याद करने का कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों, एक पत्रिका है विजडेन पत्रिका, ठीक है। यह हर वर्ष लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के पुरस्कार देती है, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। दोस्तों विजडेन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, यह बार बार पूछा गया है कि किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो दोस्तों वो है विजडेन पत्रिका। और दोस्तों इसने 3 पुरस्कार दिए हैं, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स। यहां हम लिखेंगे सवाल पूछा जाएगा विजडेन पत्रिका द्वारा लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार पुरुष वर्ग में किसको दिया है? बेन स्टोक्स को, इंग्लैंड का। ये ऑलराउंडर है, ये गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों है।
इसको दिया है। इसको क्यों दिया है? विश्व कप में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए और इंग्लैंड को जितवाने में इसकी अहम भूमिका रही है। और महिला वर्ग में दिया है एलिस पेरी को, ये क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया ये। और दूसरा है आंद्रे रसेल, वेस्ट इंडीज। इसको किस मामले में दिया है दोस्तों? इसको दिया है T20 लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि T20 क्रिकेट में लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है? आंद्रे रसेल। और इन दोनों को मिला है वनडे क्रिकेट के लिए। याद रखना दोस्तों, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान है दोस्तों वो रचनाओं में दिया जाता है, ठीक है। अब की बार का जो व्यास सम्मान है वो नासिरा शर्मा को दिया गया है। और यह पुरस्कार क्यों दिया गया है इनको? कागज की नाव, ये इनकी रचना है। कागज की नाव उपन्यास है और यह प्रकाशित कब हुआ था? 2014 में। यानी कि 2014 में प्रकाशित उपन्यास कागज की नाव के लिए नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान 2019 दिया गया है। 2020 यानी कि दोस्तों 2020 में 2019 के अवार्ड दिए जाते हैं व्यास सम्मान। दोस्तों अगली हम बात करते हैं कि ये व्यास सम्मान कब स्टार्ट किए गए? 1991, यानी कि पहला व्यास सम्मान 1991 में दिया गया। फिर किसको? प्रोफेसर रामविलास शर्मा को दिया गया। और इनकी कृति कौन सी थी? भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, यानी भारत के जो प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी है यह इनकी रचना है। इसके लिए प्रोफेसर रामविलास शर्मा को पहली बार 1991 में व्यास सम्मान दिया गया था। और अब व्यास सम्मान किसको दिया गया है? नासिरा शर्मा को, कागज की नाव के लिए। अगला पुरस्कार है दोस्तों नारी शक्ति पुरस्कार 2019। कितनी महिलाओं को दिया गया है? 15 महिलाओं को दिया है। ललित कला अकादमी पुरस्कार भी कितनी महिलाओं को दिया है? 15 महिलाओं को दिया है। और यह पुरस्कार कौन देता है? भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी कि भारत सरकार का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसकी मिनिस्टर कौन है फिलहाल? स्मृति ईरानी। पूछा जा सकता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? स्मृति ईरानी। ये है दोस्तों वर्ष 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार। ये दिया जाता है अमेरिका की टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा, यानी कि किसी भी वर्ष विश्व में जो या जो प्रसिद्ध व्यक्ति होता है या किसी ने कोई इंपॉर्टेंट कार्य किया हो वो दिया जाता है। अब की बार दिया गया है फ्रांसिस कालिंग को। ये फ्रांसिस है, फ्रांसिस कालिंग को वर्ष 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार है। लेकिन दोस्तों यहां फोटो दी है मैंने मदर टेरेसा की। दोस्तों ये जो टेम्पल्टन पुरस्कार हैं ये 1973 में शुरू हुए थे और पहला टेम्पल्टन पुरस्कार भारत की मदर टेरेसा को दिया गया था। तो दोस्तों क्या है, करंट अफेयर के साथ आपका स्टैटिक जीके तैयार हो रहा है। पूछा जा सकता है टेम्पल्टन पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? अमेरिका की फाउंडेशन टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा। कब शुरू किए गए थे? 1973 में शुरू किए गए थे। पहला पुरस्कार किसको दिया गया? मदर टेरेसा को दिया गया। और 2020 का टेम्पल्टन पुरस्कार किसको दिया गया? फ्रांसिस कालिंग को दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ पुरस्कार हैं। आगे हम बात करते हैं चमोली देवी जैन पुरस्कार 2019-20। दोस्तों ये दिए गए हैं अरफा खान शेरवानी व रोहिणी मेनन को। दोस्तों जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं उनको हर वर्ष चमोली देवी जैन पुरस्कार दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि दोस्तों चमोली देवी जैन है, ये महिला भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मतलब जेल जाने वाली पहली
पत्रकार महिला थी, तो उसकी याद में दिया जाता। अब की बार किसको मिला है? अरफा खान शेरवानी और रोहिणी मेनन को, ये दोनों पत्रकार हैं और ये दिया भी गया। यह पुरस्कार किसी भी पत्रकार को दिया जाता है। और पहला पुरस्कार किसको दिया गया? नीरज चौधरी को दिया गया। दोस्तों इसमें एक बात और है, पिछले 39 वर्षों से केवल महिलाओं को दिया जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं गणितीय अक्षेत्र का एबेल पुरस्कार 2020। इसको नोबेल पुरस्कार के समान माना गया है। दोस्तों यह पुरस्कार कौन देता है? यह पुरस्कार देता है नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। क्यों दिया जाता है? यह पुरस्कार नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ निल्स हैरी एबेल की याद में, यार कि एक जो गणितज्ञ थे निल्स हेनरी एबेल, उनकी याद में नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। कब? 2003 में। और अब यह पुरस्कार किसको दिया गया है? हिलेल फ्रेस्टेन वर्ग व ग्रेगरी मार्गुलिस को। हिलेल फ्रेस्टेन बर्ग, हिलेल फ्रेस्टेन बर्ग व ग्रेगरी मार्गुलिस को यह पुरस्कार दिया है। कौन? पूछा जा सकता है एबेल पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? गणितीय क्षेत्र में। कहां के द्वारा जारी किया जाता है? नॉर्वे के द्वारा। और नॉर्वे में भी कौन? एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 2003 में। और किसकी याद में? निल्स हेनरी एबेल की याद में। दोस्तों अब हम बात करते हैं वास्तुकला के क्षेत्र का प्रतिष्ठित प्रीतजर पुरस्कार 2020। यानी कि पूछा जा सकता है प्रीतजर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है? वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और 2020 किसको दिया गया है? आयरलैंड की एवेनी फेरल को। एवेनी फेरल को वास्तुकला का प्रीतजर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अभी तक केवल एक भारतीय आर्किटेक्ट, एक भारतीय वास्तुकार, एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी 2018 में बालकृष्ण दोषी को प्रीतजर पुरस्कार दिया गया था। ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको प्रीतजर पुरस्कार दिया है। और किस श्रेणी में दिया जाता है? वास्तुकला। वस्तुकला नहीं है, वास्तुकला है। इसको हम याद रखेंगे वास्तुकला के क्षेत्र में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों रूस का वार स्मारक पुरस्कार। ये उल्टा लिख दिया है। वार स्मारक पुरस्कार, ये देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे डेंजर आदमी कौन है? किम जोंग उन। किम जोंग उन को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों जो यूएसएसआर का युद्ध हुआ था उसमें उनके सैनिकों की जो भी मतलब उनके अवशेष थे उनको संरक्षित रखने के लिए किम जोंग उन को यह पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों ये नॉर्थ कोरिया के शासक हैं, तानाशाह। ये देखिए दोस्तों, ये बात करते हैं हम पुलित्जर पुरस्कार 2020। कम से कम 20 से 25 बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये सबसे पहला ऑप्शन होता है पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत। दोस्तों इसको मुख्य रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और वहां भी यही आता है कि पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा व संगीत के क्षेत्र में। इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों? अभी पुलित्जर पुरस्कार 2020 दिया है, वो दिया है समाचार पत्र प्रो पब्लिका और एंकरेज डेली न्यूज, द एंकरेज डेली न्यूज। इन दो मतलब समाचार पत्रों को पुलित्जर पुरस्कार मिला है। लेकिन दोस्तों इसमें भारत के भी कुछ लोगों को कुछ पुरस्कार मिला है। यह दोस्तों फोटो पत्रकार, यानी कि जब
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाया गया, उस दौरान पूरे जम्मू कश्मीर को लॉक कर दिया गया। और दोस्तों इन्होंने फोटो के माध्यम से वहां के परिदृश्य को दर्शाया था। तो उनके फोटो पत्रकारिता के योगदान के लिए मुख्तार खान, ये हैं यासीन खान, ये यासीन डार हैं, ये खान नहीं है, यासीन डार, मुख्तार खान और चुन्नी आनंद को फोटो पत्रकारिता के क्षेत्र में भारत के लिए, यानी कि भारत के 3 फोटो पत्रकारों को ये मिला है पुलित्जर पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यूनेस्को का वर्ष 2020 का गुलेर्मो कानो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? जिनेत बेदोयो लीमा को। दोस्तों ये याद रखना है, वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2020 यानी कि इसका पूरा नाम क्या है? गुलेर्मो कानो वर्ल्ड फ्रीडम पुरस्कार 2020 किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। और किसको दिया गया है? जिनेत बेदोयो लीमा को। ये हैं दोस्तों भारत सरकार के बिजनेस लाइन के चेंज मेकर, चेन नहीं है ये है चेंज, यानी कि बदलाव लाने वाले, चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2020 में से कौन से लोग हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जिन्होंने कुछ चेंज लाया है? तो वो हैं चेंज मेकर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी समाज में चेंजमेंट लाने में किसने कार्य किया है? शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। अगला है दोस्तों चेंज मेकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में किसने महत्वपूर्ण योगदान निभाया है? GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस एक ऐप है, इसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। चेंज मेकर फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि फाइनेंशियल के क्षेत्र में जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो दिया गया है इंडिया स्टेक संस्था को। और दोस्तों जो यंग चेंज मेकर है, जो नया खून है, जिसने कुछ बदलाव लाया है, वो है प्रदीप मेवाड़ा जी। आइकॉनिक, यानी कि आइकॉनिक का मतलब है दोस्तों दूसरे के लिए हम कोई भी उदाहरण पेश कर सकते हैं, यानी कि आइकॉनिक चेंज मेकर ऑफ द ईयर अरुचिलम मुरुगड्डम को यह अवार्ड दिया गया है। और दोस्तों एक है चेंज मेकर ऑफ द ईयर, ये पूछा जा सकता है आपसे, चेंज मेकर क्या होगा? बिजनेस लाइन के चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? दूती चंद धावक और इसरो अपनी साइंटिस्ट संस्था, ये है चेंज मेकर। अब ये है दोस्तों एक अलग सवाल, विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारी बोर्ड के चेयरमैन किसे चुना गया है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी चेयरमैन यानी कि एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे चुना गया है? ये चुना गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। और हर्षवर्धन जी को सब जानते हैं, ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब बात करते हैं सर पाकिस्तान, पाकिस्तान का जिक्र क्यों हुआ है? पाकिस्तान एयरफोर्स में नियुक्त होने वाले पहले हिंदू पायलट कौन है? राहुल देव। यानी कि दोस्तों माइनॉरिटीज, पाकिस्तान विदेशी मंचों पे बार बार कहता है कि भारत अपने यहाँ की माइनॉरिटीज पर जुल्म ढा रहा है, उनको अपने अधिकार नहीं मिल रहे, भारत ने उनको बिल्कुल गले में अंगूठा दे दिया है, इतनी वो बात है। लेकिन दोस्तों हमारे यहां सभी व्यक्तियों को समान अवसर की आजादी है। तो दोस्तों ये देखो पाकिस्तान में किसी पहला हिंदू कब बना था? पाकिस्तान 1947 में। क्या चला हुआ है? 2020 मई 2020 में पहला हिंदू पायलट निकल के आया राहुल देव। इससे आप वहां की सिचुएशन का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ निधन हुए हैं, कुछ व्यक्ति अभी स्वर्ग सिधारे हैं, तो सब याद होंगे लॉकडाउन में सबसे पहली खबर आई थी अभिनेता इरफान खान की, फिर उसके बाद आप सब लोगों के चहेते अभिनेता हरफनमौला ऋषि कपूर जी। सबसे ज्यादा सदमे वाली खबर सुशांत सिंह राजपूत एक यंग ब्लड था, अच्छे ट्रैक पर था, स्ट्रगल किया,
लेकिन दोस्तों अब किस वजह से इन्होंने सुसाइड किया है? तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने सुसाइड कर लिया। और एक है बलवीर सिंह सीनियर। ये है दोस्तों हॉकी खिलाड़ी, बहुत फेमस हॉकी खिलाड़ी। और दोस्तों 1948, 1952 और 1956 की जो ओलंपिक टीम मेंबर थे, जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता, यानी कि गोल्डन टीम के सदस्य रहे। अगली बात कर रहे हैं हम अजीत जोशी। ये राजनेता थे और ये राजनेता से पहले ये और पूर्व सीएम थे, छत्तीसगढ़ के पहले सीएम रहे हैं ये। और दोस्तों राजनेता बनने से पहले ये एक आईएएस अधिकारी थे। फिर है बिजान दारूवाला, ये एक ज्योतिषाचार्य हैं दोस्तों, ये ज्योतिष थे, इनका भी निधन हो गया है। और दोस्तों ये है हमारी आखिरी स्लाइड, किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ। यानी कि दोस्तों 40 वर्ष हो गए इस बीमारी को खत्म हुए। इस वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है चेचक, यानी कि चेचक को विश्व से समाप्त हुए कितने साल हो गए? 40 वर्ष। उसकी याद में एक स्मारक टिकट जारी किया है किसने? राष्ट्र संघ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। अब दोस्तों हमारी आखिरी लाइन है, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व पुस्तक राजधानी 2021 घोषित किया? यह दोस्तों तिबलिसी। और ये कहां की राजधानी है? जॉर्जिया की राजधानी है। अब यहां से पूछा जा सकता है कि यूनेस्को द्वारा कब नई दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया था? 2003 में। तो दोस्तों ये था हमारा प्रतियोगिता दर्पण का अंक जून और जुलाई का। दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहां पर लगभग सभी चीजों को सम्मिलित कर दिया है। अब हमने यहां पर एक चीज रहती है दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों इनके ऊपर कुछ ट्रिक्स के ऊपर काम चल रहा है, ऐसे याद नहीं रहते। तो दोस्तों कुछ मजेदार ट्रिक्स के अनुसार हम आपको पढ़ाएंगे आने वाले कुछ दिनों में महत्वपूर्ण दिवस। तो दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।